टुडे वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ पेनिसिलिन दैट इज एडवर्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एडवर्स रिएक्शन का मतलब होता है कि नुकसान। पेनिसिलिन के क्या क्या नुकसान आते हैं? पेनिसिलिन आर अमंग द सेफेस्ट ड्रग एंड ब्लड लेवल्स आर नॉट पॉइंटेड, हाउएवर द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन में अकर। यानी कि जो पेनिसिलिन है इसको मेडिसिन के दुनिया में सबसे सेफ ड्रग मानते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि पेनिसिलिन का जो टारगेट होता है वो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल। हमारी बॉडी में जब गई पेनिसिलिन, हमारी बॉडी में सेल्स हैं लेकिन सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो पेनिसिलिन का टारगेट क्या है? बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो कि किससे बनी होती है? जो कि बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, तो हमारे पास पेनिसिलिन का टारगेट क्या है? बैक्टीरिया की सेल वॉल। और जब पेनिसिलिन दी जाती है तो पेनिसिलिन का लेवल खून या मॉनिटर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सेफ है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही टारगेट कर रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही रेयर इफेक्ट होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है, तो अब वो इफेक्ट डिस्कस करेंगे। पहले लिखा हुआ है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें लिखा है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन। यानी कि पेनिसिलिन का सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन है। अब सवाल ये आता है कि पेनिसिलिन को हार्मफुल क्यों समझती है बॉडी और एलर्जिक रिएक्शन क्यों स्टार्ट हो रहा है? इसका रीज़न ये है हमारे पास, क्योंकि पेनिसिलिन या उसके जो ब्रेडबर्न प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी कभी क्या लगते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या लगते हैं? एनिमी लगते हैं। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और कन्फ्यूज़ होकर क्या करेगा? अननेसेसरी एंटीबॉडीज़ बना लेगा। जो एंटीबॉडीज़ नहीं बनानी चाहिए थी इसने बना ली। ठीक है, किसके खिलाफ बनाई? पेनिसिलिन के खिलाफ बनाई। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, कुछ लोगों में एलर्जी होती है और कुछ में नहीं होती। मतलब एलर्जी क्या है? एक ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम है। ठीक है, जो सिर्फ उन लोगों में होगी जिनकी बॉडी पेनिसिलिन को गलती से क्या समझ रही है? डेंजरस समझ रही है। The major antigenic determinant of penicillin hypersensitivity is its metabolite panniclinic acid, which react with protein and serve as a heptan to cause an immune reaction. होता कि हमारे पास हमारे जो पेनिसिलिन था बॉडी में आया। ठीक है, और बॉडी में आके उसने क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका काम यही था। लेकिन हमारे पास कुछ गलतियाँ होती हैं इम्यून सिस्टम से। होता क्या है, हमारे पास जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन का जो मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनता है पेनिक्लिनिक एसिड। पेनिक्लिनिक एसिड, ठीक है, ये पेनिक्लिनिक एसिड है हमारे पास। ठीक है, अब पेनिक्लिनिक एसिड जो मेटाबोलाइट है ये रिएक्टिव है, ये रिएक्ट कर सकता है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ है? ये रिएक्ट करता है हमारे पास बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ। यानी कि ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को नॉर्मल बॉडी जो होती है वो हार्मफुल नहीं समझती, लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स को हार्मफुल समझ के उसके खिलाफ क्या बना लेगा? एंटीबॉडीज़ बना लेगा। क्या बना लेगा? एंटीबॉडीज़ बना लेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। Approximately 5% of patients have some kind of reaction ranging from maculopapular rash. The most common rash have seen with ampicillin hypersensitivity to angioedema, marked swelling of the lips, tongue and periorbital area and anaphylaxis. तो हमारे पास होता क्या है? ये मसला हाइपर सेंसिटिविटी का तकरीबन 5% लोगों में होता है। अगर 100 लोग थे हमारे पास तो तकरीबन पाँच लोगों में क्या होगा? ये मसला होगा। ठीक है, अच्छा, हमारे पास सबसे कॉमन रिएक्शन क्या है? यानी कि माइल्ड रिएक्शन। हम स्टेज बाय स्टेज डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो मैक्यूलोपैपुलर रैश है हमारे पास, ये बहुत ही बोल सकते हैं माइल्ड रिएक्शन है, तो बहुत ही हल्का रिएक्शन है बॉडी का। ठीक है, माइल्ड रिएक्शन। ठीक है, होता क्यों है? ये हमारी बॉडी में जब प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स बनाया पेनिक्लिनिक एसिड ने, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाई। ठीक है, इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट किया, एंटीबॉडीज़ बनाई। अब एलर्जी का एक कॉमन नतीजा होता है कि क्या होना है? स्किन पे रैश बना। तो बस इसमें क्या होंगे? स्किन पे रैश बनेंगे, हल्के फुल्के रैश बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास लिखा हुआ है कि दी मोस्ट कॉमन रैश हैव सीन विद एम्पिक्लिन हाइपरसेंसिटिविटी। ये बात क्यों लिखी हुई? एम्पिक्लिन से क्यों बनते ज़्यादा? क्योंकि एम्पिक्लिन जो है ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया पे क्या करती है? काम करती है। ठीक है, सिर्फ ये जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया घुसे उन पे काम नहीं करेगी, बल्कि जो बॉडी में बैक्टीरिया थे पहले से नॉर्मल फ्लोरा थे उन पे भी एक्ट करेगी, उनको भी क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इस वजह से इम्यून सिस्टम के सामने बहुत सारे क्या आ जाएंगे? ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके सामने विजिबल होंगे तो एनर्जी का चांस क्या होता है? बढ़ जाता है एम्पिक्लिन के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह ये है हमारे पास जो एम्पिक्लिन होता है, एम्पिक्लिन का जो केमिकल स्ट्रक्चर यानी कि जिसकी आर यानी कि साइड चेन है एम्पिक्लिन का, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि वो आसानी से क्या कर लेते हैं? एम्पिक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर आसानी से, उसका मेटाबोलाइट आसानी से प्रोटीन के साथ बॉडी में क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? हेप्टेन कॉम्प्लेक्स बनाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? इस तरीके से एम्पिक्लिन जो ली थी हमने, उसने आसानी से क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स बना लिया, और बॉडी ने इसको हार्मफुल समझ के क्या कर दिया? इसके खिलाफ यानी कि एडवर्स रिएक्शन करना शुरू कर दिया, एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो एम्पिक्लिन का रैश बन रहा था ये ज़्यादा और विजिबल हो सकता है अगर किसी बंदे को क्या था? किसी बंदे को वायरल इन्फेक्शन था। वायरल इन्फेक्शन मतलब क्या?
किसी को इन्फेक्शन था वायरस से, ठीक है। वायरस वैसे ही क्या करता है, वायरस बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्साइट कर लेता है, उसको हाइपर मोड में रखता है, ठीक है। ऊपर से आपने एम्पिक्लिन ले ली तो ये जो इम्यून सिस्टम होगा वो और ज़्यादा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जो रशेस होंगे वो और विजिबल होंगे, देखने में आएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं एंजियो एडिमा की तरफ। एंजियो एडिमा क्या है हमारे पास, ये माइल्ड रिएक्शन था, ये मॉडरेट रिएक्शन है बॉडी का, ठीक है, थोड़ा दरमियाने लेवल का रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि पेशेंट पे एंजियो एडिमा डेवलप हो जाता है, मतलब कि लिप्स, उसके होंठ हो गया, उसकी ज़बान हो गई और उसकी आंखों के आसपास क्या हो जाएगा, अचानक बहुत सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ एंजियो का मतलब क्या है, एंजियो का मतलब है खून की वेजल्स, ठीक है, खून की नालियाँ, ठीक है। एडिमा का मतलब क्या है, स्वेलिंग या फिर पानी जमा हो जाना, उसको कहते हैं एडिमा, ठीक है। तो एंजियो एडिमा का सिंपल मतलब ये हुआ कि खून वेजल्स, जो खून की वेजल थी बॉडी में, उनमें से पानी लीक होकर, पानी लीक नहीं होगा बल्कि खून की वजह से पानी, जो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा लीक हुआ खून की वजह से, प्लाज्मा लीक होकर स्किन के नीचे क्या हो गया, जो स्किन के दरमियान यानी कि सेल के दरमियान जो स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पर जाके जमा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, स्वाइलिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब जब पेनिसिलिन का छोटा सा हिस्सा बॉडी के प्रोटीन से जुड़ता है, ठीक है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको फ़ौरन समझेगा, उस पर अटैक करेगा। फिर जो मास्ट सेल होंगे हमारे पास, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, ये हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे। हिस्टामिन रिलीज़ करेंगे, हिस्टामिन का काम क्या होता है कि खून की वेजल की जो वॉल होते हैं, खून की नालियों की वॉल को लीक कर देंगे। खून की हिस्टामिन क्या करता है, खून की वेजल की वॉल को लीक कर देगा, यानी कि उसमें से प्लाज्मा निकाल देता है। जब प्लाज्मा निकलता है, ठीक है, उनमें से फ्लूइड बाहर निकलता है खून की वेजल से, तो जो आसपास के टिश्यूज़ होते हैं उनमें जमा हो जाता है, ठीक है। अब इस लीकेज की वजह से क्या होता है, लिप्स हो गए, टंग्स हो गए और आंखों के आसपास जो स्किन होती है उनमें सडन और नोटिसेबल स्वाइलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन रैश से ज़्यादा शदीद होगा, ये रैश हल्का रिएक्शन था, ये उससे शदीद रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अभी एनाफाइलैक्सिस जितनी ख़तरनाक कंडीशन है, अभी आगे पढ़ेंगे एनाफाइलैक्सिस क्या होता है। अब एलर्जी का सबसे ख़तरनाक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एनाफाइलैक्सिस। इसमें होता क्या है, इसमें पूरा इम्यून सिस्टम एकदम से ओवररेट करता है, ठीक है, यानी कि मरीज़ को सांस लेने में मसला हो जाएगा, खून का प्रेशर बहुत गिर जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन जो होती है हमारे पास एनाफाइलैक्सिस की, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी कि ज़िंदगी खतरे में है इस वक्त, ठीक है। अब सवाल ये आता है, इतना बड़ा रिएक्शन होता क्यों है। जब पेनिसिलिन बॉडी में गई, ठीक है, तो उसका जो मेटाबोलाइट बना था, पेनिक्लिनिक एसिड बना था, ठीक है, ये पेनिक्लिनिक एसिड ने क्या किया, अपने प्रोटीन थे बॉडी में, उनका क्या हो गया, जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स को बोला हैप्टेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हैप्टेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल सिचुएशन में क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ लोगों में बॉडी जो कंफ्यूज हो गई और उस कॉम्प्लेक्स को एक डेंजरस फॉरेन अटैकर समझ लिया, तो ऐसा रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास, इम्यून सिस्टम के मास्ट सेल और बेसोफिल ने एकदम से बहुत ज़्यादा क्या किया, हिस्टामिन रिलीज़ किया और इन्फ्लेमेटरी केमिकल रिलीज़ कर दी। हिस्टामिन रिलीज़ किया इम्यून सिस्टम ने, हिस्टामिन की बहुत बड़ी अमाउंट रिलीज़ कर दी और इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल थे उनकी बहुत बड़ी अमाउंट इम्यून सिस्टम ने रिलीज़ कर दी बॉडी में। अब ये केमिकल्स पूरी बॉडी के खून की मसल को क्या कर देंगे, लीक कर देंगे, पढ़ा जैसे हमने, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा, खून का जो प्रेशर था वो अचानक बहुत गिर जाएगा, क्योंकि खून में से प्लाज्मा लीक हो रहा है, बहुत लीक हो रहा है, ठीक है। तो खून का जो प्रेशर था वो बहुत ही गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास हमारी सांस की नालियाँ, उनमें भी स्वेलिंग आ जाएगी, जो सांस की नालियाँ थी एयरवेज, उनमें भी स्वेलिंग आ जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा गिर रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। तो सांस लेने में मुश्किल होगी, साथ ही जो बॉडी होगी शॉक में चली जाएगी, क्योंकि खून का प्रेशर एकदम गिर गया, ठीक है। अभी एक छोटी सी ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के खिलाफ इम्यून सिस्टम ने इतना बड़ा रिएक्ट कर दिया, ठीक है, कि पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। इसी को हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस, ठीक है। ये खतरनाक कंडीशन होती है। Among patients with mononucleosis who are treated with ampicillin, the incidence of maculopapular rash approaches 100%. तो हमारे पास जो मोनोन्यूक्लियोसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन, उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। हर वायरस से जो होगा मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं होगा, ठीक है, हर वायरल इन्फेक्शन को हम मोनोन्यूक्लियोसिस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, ये होता है किस वायरस से, ये होता है EBV वायरस से, EBV वायरस। ई से क्या आएगा, ई से आता है हमारे पास एप्स्टीन बैर वायरस, एप्स्टीन बैर वायरस, ठीक है। अब इसको आम जबान में क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर फीवर कहते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, सेल का सेंटर, ठीक है, जिसमें DNA होता है, ठीक है। ओसिस का मतलब क्या होता है, ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। होता है क्या है जिसमें, इस बीमारी में होता है ये हमारे पास, हमारे खून में ऐसे वाइट ब्लड सेल बन जाएंगे, यानी कि लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में ऐसे बन जाएंगे जो बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे, आम वाइट ब्लड सेल के मुकाबले में बड़े होंगे, ठीक है। और उनका जो न्यूक्लियस होगा बड़ा भी होगा प्लस एबनॉर्मल भी होगा, क्या होगा, बड़ा भी होगा और एबनॉर्मल भी होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल बन गए, एबनॉर्मल DNA वाले, एबनॉर्मल न्यूक्लियस वाले बन गए, बड़े भी हैं और एबनॉर्मल भी है, ठीक है। अच्छा, हर वायरल इन्फेक्शन को हम मोनोन्यूक्लियस नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और जब मोनोन्यूक्लियस वाले मरीजों को एम्पिक्लिन देंगे, ठीक है, जब मोनोन्यूक्लियस वाला मरीज था कोई, ठीक है, उसको वायरस इन्फेक्शन था तो उसको एम्पिक्लिन दी गई,
तो जो रैश का चांस होता है ऑलमोस्ट 100% केसेस में सामने आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम था, बॉडी का जो दिफाई निज़ाम था, वो ऑलरेडी हाइपर मोड में था, ठीक है। और ड्रग के खिलाफ क्या करेगा? ओवर रिएक्ट करने लगेगा। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन अकर अमंग द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, यानी कि वो एंटीबायोटिक जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग क्या करेगी? सलाहियत रखती है, क्या करेगी? बॉडी में जाके जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो चांसेस होता है उनमें कि वो क्या करें? एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को एक पेनिसिलिन से एलर्जी हुई है, ठीक है। हम जानते हैं पेनिसिलिन में क्या है? बीटा लैक्टम रिंग है, जो कि क्या करता है? प्रोटीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो पर्सन है, इसको किसी और पेनिसिलिन से भी एलर्जी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या है? बीटा लैक्टम रिंग है। तो जिससे बीटा लैक्टम रिंग होगी तो चांस होता है कि उसमें उससे क्या हो? पर्सन को एलर्जी हो, ठीक है। अगर एक टू डिटरमाइन वेदर ट्रीटमेंट विद द बीटा लैक्टम इज सेफ व्हेन एन एलर्जी इज नोटेड, पेशेंट हिस्ट्री रिगार्डिंग सिवेरिटी ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन इज एसेंशियल। सबसे पहले पूछेंगे मरीज़ से कि मरीज़ को जो पहले उसने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ली थी उससे कोई एलर्जी वगैरह हुई थी? नहीं हुई थी। अगर नहीं हुई थी तो वेल एंड गुड। अगर हुई थी तो वो किस टाइप की हुई थी? माइल्ड थी, मॉडरेट थी या लाइफ थ्रेटनिंग थी? हम जानते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। माइल्ड मतलब इसमें रैशेस वगैरह पड़ेंगे, मॉडरेट मतलब एंजियोएडिमा, और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब उसमें क्या था? एनाफाइलेसिस हो रहा था। तो अगर किसी को माइल्ड हुई थी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से पिछली बार एलर्जी, ठीक है, रैशेस खुजली वगैरह हुई थी, तो अब दोबारा जो पेनिसिलिन देंगी अपनी नज़रों के सामने देंगे पहली डोज। क्यों ऐसा? इसलिए करेंगे कि जो एलर्जी होती है रेयर केस में दोबारा भी सामने आ सकती है, यानी कि दोबारा ऐसा हो सकता है कि दोबारा भी हो जाए, ठीक है, और पर्सन को ट्रिगर करें, ठीक है। तो घर भेजने से पहले से अपने इत्मीनान के लिए क्या करेंगे? इसको क्या कर लेंगे? यानी कि अपनी जो पहले डोज है कि अपने सामने देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा किस्सा हमारे पास होता है एनाफाइलेक्सिस वगैरह का, ठीक है। अगर पिछली बार वो हुआ था, एनाफाइलेक्सिस हुआ था या फिर एंजियोएडिमा हुआ था, तो अब दोबारा पेनिसिलिन हरगिज़ नहीं देंगे, ठीक है। तो नहीं देंगे। अगर दोनों, अगर माइल्ड था तो दे सकते हैं, अगर मॉडरेट और हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी तो नहीं देंगे। Diarrhea. This effect, which is caused by a disruption of the normal balance of the intestinal microorganism, is a common problem. तो जब पेनिसिलिन बॉडी में गया, पेनिसिलिन बॉडी में जाके सिर्फ हमारी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उसको उस पर काम नहीं करेगा, बल्कि बॉडी में हर बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। हर बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाएगा। हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होते हैं, हम जानते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? गुड फ्लोरा, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि पानी के एब्जॉर्प्शन में और फूड के डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब पेनिसिलिन ने इन बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाया, नॉर्मल फ्लोरा को भी नुकसान पहुंचाया, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास इंटेस्टाइन सही तरीके से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अब सही तरीके से पानी निकल नहीं पाएगा और इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? डायरिया हो सकता है, ठीक है। जो कि बहुत ही कॉमन मसला है एंटीबायोटिक को यूज़ करने का। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को यूज़ करने का कॉमन मसला क्या है हमारे पास? कि डायरिया होता है। It occurs to a great extent with those agents that are incomplete absorbed and have an extended antibacterial spectrum. अब डायरिया होना कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, और वो अच्छी तरीके से खून में जज्ब होती है, यानी कि इंटेस्टाइन में बहुत ही कम मिकदार रहती है उसकी, और बाकी सारी खून में जाती है, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलिन जी को हम देख लें, ठीक है। तो हमारे पास वो तो इतना हार्म नहीं करेगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में रह के उसके इंटेस्टाइन में जो अमाउंट रह रही है बहुत ही कम रह रही है, जो कि हार्मफुल हमारे गुड बैक्टीरिया थे उनको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसकी जो हमारे पास बोल सकते हैं एब्जॉर्ब होने की सलाहियत तो खून में कम है, ठीक है, और वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा हार्म करेगी इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो कि हमारे पास है एक्सटेंडेड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, यानी कि बहुत से बैक्टीरिया पे काम कर सकती है, तो और ख़तरा हो गया, यानी कि वो और डिस्टर्ब करेगी हमारे पास इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने ली कौन सी एंटीबायोटिक है। एज विथ मोस्ट एंटीबायोटिक सीडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस में अकर। ज़्यादातर एंटीबायोटिक सिर्फ पेनिसिलिन की बात नहीं हो रही, बहुत सारी एंटीबायोटिक क्या करती हैं? एक मसला कॉज करती हैं, एक सीरियस मसला कॉज करती हैं। मसला क्या होता है? इसको हम कहते हैं सीडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया? इंटेस्टाइन के अंदर एक बड़ा इन्फेक्शन और सूजन वगैरह हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। ये इसलिए होता है कि जो एंटीबायोटिक होता है हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारी बैड बैक्टीरिया के अलावा गुड बैक्टीरिया को भी क्या करती हैं? हार्म कॉज करती हैं, ठीक है। जो हमारी गट के प्रोडक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, जो पानी के एब्जॉर्प्शन वगैरह, फूड की एब्जॉर्प्शन वगैरह करवा रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन वगैरह, उनको भी क्या करती है? हार्म करती है, ठीक है। अब हमारे पास जब ये काम हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे पास इस एंटीबायोटिक ने क्या किया? हमारे पास जो इंटेस्टाइन में थे गुड बैक्टीरिया को भी हार्म कॉज कर दिया। तो क्या होगा? तो एक डेंजरस जो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, वो ग्रो कर जाएगा। उसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोडियम डिफेसियरी। क्लस्ट्रोडियम डिफेसियरी यानी कि
DIFF भी लिखते हैं इसको, क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइली, ठीक है, ये ग्रो कर जाएगा, इसको ग्रो करने का चांस मिल जाएगा क्योंकि गुड बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, बहुत ही ज़रूरी बात, कि एंटीबायोटिक हमेशा सारे गुड बैक्टीरिया को 100% किल नहीं करेगा, लेकिन जितना ज़्यादा जो इम्बैलेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ बैक्टीरिया को हार्म किया, गुड बैक्टीरिया को, ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्लस्ट्रीडियम डिफिसाइली है, ये भी कुछ इनको भी कुछ हद तक ग्रो करने का चांस मिलेगा, लेकिन अगर काफ़ी हद तक ये डिस्टर्ब हुआ है हमारे पास गुड बैक्टीरिया, तो ये जो होंगे ये भी काफ़ी हद तक ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि गुड बैक्टीरिया कितने डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सी डिफिसाइली है, ये बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही बैड बैक्टीरिया, क्या कॉज करता है, ये क्या करता है, अपने टॉक्सिन, अपने जहर रिलीज़ करता है, जहर रिलीज़ करता है जो कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग को क्या करता है, डैमेज करता है। अगर हमारे पास ये डैमेज ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, पेशेंट को बहुत शदीद क्या होगा, डायरिया होगा, क्योंकि अब जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है सही नहीं है, पानी की सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, तो इस वजह से डायरिया होगा मरीज़ को, ठीक है, बहुत शदीद डायरिया होगा, पानी वाला डायरिया होगा, ठीक है। अच्छा, वाटरी डायरिया होगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं बुखार होगा, और कभी कभी खून के यानी कि जो स्टूल आएगा उसमें खून होगा, ठीक है। अब खून जो स्टूल आएगा उसमें ऐसा क्यों होगा, ठीक है, तो हमारे पास मिक्स स्टूल का मतलब क्या होता है, यानी कि स्टूल के अंदर पानी के साथ क्या है, हमारे पास म्यूकस भी है और खून के पैचेस भी आएंगे, ठीक है। ये खून इसलिए आएगा क्योंकि जो टॉक्सिन होंगे, टॉक्सिन ने क्या किया, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज कर दिया, इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज है हमारे पास, जो कि डेलिकेट होती है। अब इतना डैमेज हो गई कि वहाँ की जो छोटी छोटी वेजल थी, खून की नालियाँ थी, वो भी टूट गई, ठीक है, और वहाँ से थोड़ा बहुत खून लीक होकर क्या हो गया हमारे पास, हमारे कोलोन के अंदर से, ठीक है, वो भी निकल गया, ठीक है, तो इस वजह से मिक्स हो गया हमारी यूरिन में, यूरिन तो नहीं बोलना चाहिए बल्कि फेसिस में, यानी कि स्टूल में क्या हो गया, मिक्स हो गया ये खून, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हमारी कोलोन होते हैं, बॉडी में जो कोलोन है, कोलोन के अंदर एक सफ़ेद सी हमारे पास एक नकली मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सीडो मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, सीडो मेम्ब्रेन, जो कि बनती किससे, डेड सेल से और डैमेज टिश्यू से मिलकर बनती है, ठीक है। Nephritis. All penicillins, but particularly methicillin, have the potential to cause acute interstitial nephritis. Not methicillin is therefore no longer available. तो methicillin अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बीमारी कॉज करती है, नेफ्राइटिस कॉज करती है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं नेफ्राइटिस क्या होता है। तो हम पहले ये समझते हैं, जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन फैमिली की बहुत सारी ड्रग क्या करते हैं, किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो करती है वो करती है मेथिसिलिन, ठीक है। वो क्या करती है, नेफ्राइटिस कॉज करती है, ठीक है, यानी कि किडनी से रिलेटेड नेफ्राइटिस होता है कि हमारे पास कि किडनी के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब कि यानी कि सेल के बीच के जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ क्या होती है, वहाँ अचानक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस ड्रग पेनिसिलिन की वजह से, ठीक है। अभी हमारे पास जब ये सूजन हो गई तो क्या हो जाएगा, हमारे पास किडनी के जो फिल्टर करने वाले यूनिट्स हैं, नेफ्रॉन, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब जब काम नहीं कर पा रहे, उनका काम क्या था कि क्या करना, खून को फिल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करना, यूरिन के ज़रिए बाहर निकालना, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये एक एलर्जिक टाइप रिएक्शन था, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सूजन आ गई, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्सन को बुखार हो जाएगा, और उसको जो इम्यून सिस्टम था वो क्या रिलीज़ करेगा, साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा, साइटोकाइंस, जो कि क्या करेगा, बुखार को लेके आएगा, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, जब किडनी की लाइनिंग इन्फ्लेम्ड है, सूजन वाली है, तो वो लीकी बन जाएंगी, जो छोटी छोटी खून की वेजल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, वो खून को और प्रोटीन को फिल्टर होने से रोकती हैं, यूरिन में नहीं आने देती नॉर्मली, ठीक है। नेफ्रॉन के आसपास हमारे पास लिपटी हुई होती है छोटी छोटी खून की वेजल, नेफ्रॉन के आसपास लिपटी हुई होती है, ठीक है। इन वेजल्स का काम क्या होता है कि खून को फिल्टर करना, ताकि सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यूरिन में जाएँ, और बाकी जो हमारे पास यूरिन की काम की चीज़ें नहीं है, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह हो गया, वो बॉडी में रहें, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास जब ये मसला हो गया तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ये खून की वेजल सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगी, जो चीज़ें नहीं जानी चाहिए थी हमारे पास यूरिन में, वो भी जा रही होंगी, यानी कि प्रोटीन और खून के सेल्स वगैरह भी जा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जब नेफ्रॉन के आसपास वाली जो वेजल्स हैं ये इन्फ्लेम हो गई, ये भी इन्फ्लेम हो गई, वेजल्स नालियाँ इन्फ्लेम हो गई, सूजन आ गई इनमें, तो उनकी वॉल्स क्या होगी, लीकी हो गई, ठीक है। अभी हमारे पास जो रेड ब्लड सेल हो गया, ये निकल कर कहाँ चला जाएगा, नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा, नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा और यूरिन में हमारी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। यूरिन में इसलिए आपको दिखेंगे खून के पैचेस दिखेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स भी निकल रहा होगा यूरिन के ज़रिए, ठीक है। मतलब जो वेजल नॉर्मली खून के अंदर ही सब कुछ होल्ड करके रखनी थी, सूजन की वजह से क्या हो गई, उनमें क्या हो गई, छोटी चीज़ें लीक होकर वापस नेफ्रॉन में आ रही हैं। अब यूरिन में वो चीज़ें हमें दिखने की लगेंगी जो कि नॉर्मली कभी नहीं दिख रही थी, जैसे खून के पैचेस वगैरह दिखने लगेंगे। Move to the next heading. Next heading is neurotoxicity. The penicillins are irritating to neuronal tissue and they can provoke seizures if injected intrathecally or if very high blood levels are reached. पहले तो ये पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन को हम ओरल देते हैं, ओरल
IV या फिर IM, ठीक है। इसको कभी भी पेनिसिलिन को इंट्राथेकल नहीं देंगे, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है उसमें नहीं देंगे, ठीक है। इसकी वजह देख लेते हैं वजह क्या हमारे पास। जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन डायरेक्टली न्यूरॉन को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, पता चला है रिसर्च वगैरह से, रिसर्च हुई है इसमें पता चला तो हमारे पास कि पेनिसिलिन जो होता है ये अफेक्ट करता है गाबा को। किसको अफेक्ट करता है? गाबा को। गाबा है क्या? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो कि क्या करता है, न्यूरॉन को काल्म रखता है, न्यूरॉन को बिल्कुल सुकून में रखता है। तो हमारे पास जब गाबा इफेक्ट हो गया, यानी कि न्यूरॉन क्या है, अब सुकून में नहीं है। जब न्यूरॉन सुकून में है तो न्यूरॉन क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, सीजर होता है, जिसको हम फिट्स कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सीजर, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है, अगर इसकी कंसंट्रेशन खून में हाई हो गई, क्यों हुई हाई, इसकी रीज़न हो सकते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी ने निकाला नहीं, पेनिसिलिन को निकाल नहीं रही, किडनी क्या है, किडनी ठीक से काम नहीं करी, तो इसकी अमाउंट क्या रहेगी, खून में ज़्यादा रहेगी। जब खून में अमाउंट काफ़ी देर के लिए ज़्यादा हो गई तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारे पास मसला, सीजर का मसला होता है। क्यों? क्योंकि जाएगी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और वहाँ पर सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड से क्या हो जाएगी, ये पहुँचेगी ब्रेन तक, क्योंकि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड में भी है और कहाँ है, ब्रेन में भी है। तो दोनों ये बेसिकली जो पहुँच जाएगी यहाँ पर, फिर वहाँ पर क्या करेगी, न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है, और इससे सीजर ट्रिगर होंगे। एपिलेप्टिक पेशेंट्स आर पार्टिकुलरली एट रिस्क। एपिलेप्टिक पेशेंट्स वो मरीज जिनको पहले ही सीजर है, जिनको ऑलरेडी सीजर है, तो ये जो प्रॉब्लम होगी उनमें और मसला क्रिएट करेगी, ठीक है। आगे लिखा है व्हेन इंडिकेटेड डोजेज एडजस्टमेंट फॉर पेशेंट्स विद रीनल डिस्फंक्शन फर्दर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सीजर। तो वो मरीज़ जिनकी किडनी वीक है, रीनल डिस्फंक्शन यानी कि किडनी वीक है, तो उनमें क्या करेंगे, उनमें डोज एडजस्टमेंट। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनमें जो आम डोज है उसके मुकाबले में थोड़ा कम देंगे। इसका रीज़न ये होगा हमारे पास, क्योंकि जो किडनी होती है, किडनी बहुत टाइम बाद निकाल रही है ड्रग को, यानी कि स्लो निकाल रही है, तो उनकी जो ड्रग की अमाउंट है वो खून में काफ़ी देर तक हाई रह रही है, ठीक है। तो अगर हमने डोज कम दी, ठीक है, तो डोज स्लो निकल रही है वैसे भी, तो खून में वो काफ़ी देर तक रहेगी, ठीक है, तो काम चलता रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, डोज को लो रखते हैं, आम डोज के मुकाबले में जो आम पर्सन डोज ले रहा था उससे थोड़ा लो रखेंगे। इसको कहते हैं डोज एडजस्टमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जिनका रीनल डिस्फंक्शन है। इससे होगा क्या कि सीजर का जो चांस होगा वो और भी कम हो जाएगा, यानी कि झटके का चांस, कि जो न्यूरॉन एक्टिव हो रहे थे हाइपर एक्टिव, उनका चांस और भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डोज कम रखी है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पर्सन सेफ रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है हमारे पास हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़। हेमाटोलॉजी की वर्ड रिलेट कर रहे हैं खून और खून की वजह से, तो खून या फिर खून की वजह से रिलेटेड क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पेनिसिलिन को यूज़ करने से। देखते हैं हमारे पास क्या क्या हो सकता है। डिक्रीज कोagulation में बी ऑब्जर्व विथ हाई डोज ऑफ पाइपरक्लिन, डाइक्लोरिन, नेफिसिलिन एंड टू सम एक्सटेंट विथ पेनिसिलिन जी। हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली जो खून की वेजल्स होती हैं, छोटी छोटी नालियाँ खून की, वो कंटिन्यूसली टूट रही होती हैं और जुड़ रही होती हैं, यानी कि अगर उनमें कोई ख़राबी हो भी रही है तो फ़ौरन से जोड़ी होती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर आके इनको क्या करता है, सही करता है, यानी कि वे एंड टेयर कंटिन्यूसली हो रहा होता है, नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हमने ये पेंसिलिन यूज़ की, यहाँ टाइप लिखी हुई कुछ हमने ये यूज़ की, तो ये क्या करेगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर पर असर डालेगा, यानी कि इससे क्या होता है, हमारे पास जो खून की वेजल टूटी थी उनको जुड़ने में टाइम लगेगा या फिर वो जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, अफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है इन पेनिसिलिन के यूज़ करने से, ठीक है। इन पेनिसिलिन की अगर क्या यूज़ किया आपने, हाई डोज यूज़ की, क्या यूज़ की, हाई डोज। डोज हाई का मतलब क्या, यानी कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डोज थी हमारे पास 2 ग्राम, ठीक है, तो 5-6 ग्राम यूज़ की, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, क्या इन्फेक्शन ज़्यादा था, ठीक है। तो उसके लिए इन्फेक्शन ज़्यादा, तो उसके लिए डोज बढ़ानी पड़ेगी। जब इन्फेक्शन के लिए डोज बढ़ाई तो किस पे अफेक्ट करेगी, ये अफेक्ट करेगी किस पे, क्लॉटिंग फैक्टर पर अफेक्ट करेगी, और इससे ब्लीडिंग का रिस्क होता है। और कुछ हद तक पेनिसिलिन जी ये भी क्या करती है, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर पे अफेक्ट डालती है, और इससे भी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो हमारे पास जो ये पेनिसिलिन लिखे हुए हैं, पेनिसिलिन करते गए हैं, पेनिसिलिन लीवर में जाके जो हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन है उसको थोड़ा इनहिबिट कर देंगे, और जो प्लेटलेट होगा उसको वीक कर देंगे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। आगे लिखा हुआ है, इट इज़ जनरली कंसर्न व्हेन ट्रीटिंग पेशेंट हु आर प्री डिस्पोज टू हेमरेज, फॉर एग्जाम्पल यूरेमिक्स, और दोज रिसीविंग एंटीकॉग। तो अगर ऐसे मरीजों को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उनमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। कौन कौन से मरीज़, पहला है यूरेमिक। यूरेमिक मतलब वो मरीज़ जिनका किडनी फंक्शन सही से काम नहीं करे, यानी कि किडनी का काम क्या है कि फिल्टर करना, टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालना। टॉक्सिन सही से नहीं निकल रहे बॉडी से, टॉक्सिन कहाँ रह रहे हैं, बॉडी में ही रह रहे हैं। जब टॉक्सिन बॉडी में रह रहे हैं तो टॉक्सिन क्या करते हैं, प्लेटलेट्स की सरफेस को और प्लेटलेट्स की सिग्नलिंग के निज़ाम को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब प्लेटलेट इफेक्ट है, प्लेटलेट क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लेटलेट क्लॉट करवाता है खून को। जब प्लेटलेट इफेक्ट है तो क्लॉटिंग फैक्टर बॉडी में पहले से ही प्रॉपर्ली नहीं हो रही, ठीक है। जो खून की वजह टूट रही है, वो जो उनकी उनमें क्लॉट हो रहा है वो डिले हो रहा है या वीक हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये पेनिसिलिन यूज़ करेंगे, सारी पेनिसिलिन जो लिखे हुए हैं, तो ये इस इफेक्ट को और बढ़ा देंगे, ठीक है। सेकंड मरीज़ हमारे पास है जिसमें एहतियात करनी चाहिए, वो है हमारे पास एंटीकोगुलेंट, यानी कि वो मरीज़ जो कि ले रहा है पहले से एंटीकोगुलेंट, यानी कि एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं कि क्लॉटिंग नहीं बनने देंगे, खून में क्लॉट नहीं बनने देंगे, ठीक है। तो ये पहले से ले रहे हैं, ऊपर से ये भी यूज़ कर लिए, तो ये खतरा और बढ़ जाएगा, ठीक है। कि खून की वजह से टूट रही थी, यानी कि इससे क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है, ठीक है। जैसे बात की हमने कि कंटिन्यूसली बॉडी में खून की वजह से टूट फूट रही थी और जुड़ भी रही होती है, ठीक है, जो कि नॉर्मल बात है।
साइटोपेनियस में अकर बट एसोसिएटेड विद ग्रेटर दैन 2 वीक ऑफ थेरेपी। क्या मतलब है साइटोपेनियस का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो खून के सेल्स है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट वगैरह, ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा, इनकी गिनती कम हो गई, नॉर्मल से कम हो गई, इसको कहते हैं साइटोपेनियस। ठीक है, ये हो सकता है अगर क्या किया हमने कि 2 वीक ऑफ थेरेपी यानी कि लार्जर बोल सकते हैं ड्यूरेशन में यूज़ किया इनको पेंसिलिन एंटीबायोटिक को, तो ये हरकत हो सकती है। ठीक है, ये होगा क्यों, हमारे पास जब पेंसिलिन को हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स को, यानी कि हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया, तो ये क्या करते हैं, बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं। बोन मैरो क्या करता है, हमारे पास खून के सेल की प्रोडक्शन करवाता है। तो जब खून के सेल की प्रोडक्शन का हाउस ही क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, तो ये खून के सेल कम हो जाएंगे। एक रीज़न ये हो सकता है। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है हमारे पास कि कभी कभी क्या होता है अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ करेंगे तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही खून के सेल्स के खिलाफ क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडीज़ बना सकता है। ठीक है, तो काफ़ी रीज़न हो सकते हैं हमारे पास खून के सेल्स का कम होने का, लेकिन वजह क्या है कि अगर लंबे टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो ये होगा। ठीक है, इसीलिए आगे लिखा है फॉर दिस रीजन CBC शुड बी मॉनिटर वीकली फॉर दिस पेशेंट एंड एडिशन टॉक्सिसिटी इज यूजनोफिलिया। यही वजह है अगर कोई शख्स हमारे पास इस किस्म के पेनिसिलिन यूज़ कर रहा है तो उसका क्या करना चाहिए, उसका कंप्लीट ब्लड काउंट मॉनिटर करना चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, इसमें पूरी खून की रिपोर्ट होती है कि खून में कितने कितने सेल्स हैं, तो इसको मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इन पेनिसिलिन में रिस्क होता है खून के सेल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, इससे बात की हमने। आगे लिखा हुआ है इन एडिशन टॉक्सिसिटी यूजनोफिलिया। यूजनोफिलिया मतलब क्या होता है, यानी कि खून में जो वाइट ब्लड सेल है उनको ज़्यादा हो जाना। ये अक्सर तब होता है जब हमारे पास हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट किया, जब बॉडी में इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये एक तरह की वाइट ब्लड सेल बनाता है, तो इस वजह से क्या होता है, खून में वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं यूजनोफिलिया। लास्ट हेडिंग हमारे पास है कैटाइन टॉक्सिसिटी। कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन। तो जब पॉजिटिव आयन बॉडी में एक हद से ज़्यादा जमा हो जाए तो वो क्या जाएंगे असर पैदा करते हैं। तो इसमें लिखा है पेंसिलिन आर जनरली एडमिनिस्टर्ड एज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन एक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास ये वीक एसिड जो है स्टेबल नहीं है, बॉडी में स्टेबल नहीं है, जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पेंसिलिन को कंबाइन करते हैं बेस के साथ। बेस कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक के बेस के साथ कंबाइन करेंगे, एग्जाम्पल दी गई है इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम पेंसिलिन या पोटेशियम पेंसिलिन, ये बन गए हमारे पास। तो मतलब कि हमारे पास क्या हुआ, इनके साथ जो सॉल्ट बना, ये सोडियम पेंसिलिन बना, ये सॉल्ट फॉर्म में हो गई ना पेंसिलिन में। तो अब ये जो पेंसिलिन है, ठीक है, इसमें सोडियम आइंस भी इंटर हुए और पोटेशियम आइन भी इंटर हुए, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ असरात कॉज करेंगे कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। ठीक है, खून का वॉल्यूम बढ़ा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम क्या करता है, पानी को खींचता है। ठीक है, सोडियम में एबिलिटी होती है कि पानी को खींचता है, तो सोडियम जब इसमें कंबाइन है, अगर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा, पानी को खींचेगा, इससे क्या हो जाएगा, खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सॉल्ट बना के देने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये पेंसिलिन जो थी अब स्टेबल हो गई। ठीक है, और ये आराम से बॉडी में जाएगी। ठीक है, अपना काम करेगी, जल्दी टूटेगी नहीं, और ये जो होगी अब इसकी इंजेक्शन फॉर्म भी दे सकते हैं एंड ओरल फॉर्म भी दे सकते हैं। टॉक्सिसिटीज में बी कॉज बाय द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सोडियम और पोटेशियम दैट अकम्पेनी द पेंसिलिन। क्या मतलब हुआ हमारे पास के हमने क्या करना है, लेकिन टॉक्सिसिटी कब कॉज हो रही है, जब बॉडी में हम दे रहे हैं पेंसिलिन, उसका क्या है, बेसिकली सॉल्ट कंबाइन है, तो जो सोडियम पोटेशियम आइन बॉडी में जाके क्या करें, टॉक्सिसिटी कॉज करें। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पेंसिलिन वो यूज़ करेंगे जो कि पोटेंट है, यानी कि पोटेंट पेंसिलिन एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। वो पेंसिलिन जो कि बहुत ही कम अमाउंट में जाए बॉडी में, लेकिन अच्छे तरीके से काम करे, यानी कि ताकतवर हो। ठीक है, जब बहुत कम अमाउंट में जाकर अच्छे से काम करे तो मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में जो आइंस होंगे साथ इसके साथ, यानी कि ये कंबाइंड है सॉल्ट के साथ ना, तो बहुत ही कम आइंस जाएंगे बॉडी में, तो जो नेचुरल बॉडी का बैलेंस होगा, कैटाइनिक बैलेंस, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि कौन सी यूज़ करना है, पोटेंट एंटीबायोटिक पेंसिलिन यूज़ करना है। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक्सेस में रिजल्ट इन हाइपोकैलेमिया। तो होता क्या है हमारे पास, अगर बॉडी में सोडियम आयन ज़्यादा हो गए, हमने ये पेंसिलिन यूज़ की, इसमें सोडियम कंबाइन था, तो ज़्यादा हो गया सोडियम आयन, तो इससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो सकती है। क्यों, ऐसा क्यों है, जब बॉडी में सोडियम आयन ज़्यादा थे तो किडनी ने क्या किया, किडनी ने इन एक्स्ट्रा सोडियम आयन को निकालने की कोशिश की। जब एक्स्ट्रा सोडियम आयन को निकालने के साथ साथ क्या होगा, तो पोटेशियम आयन के वो भी निकल जाएंगे बॉडी से, पोटेशियम आयन भी साथ में निकल जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। आगे लिखा दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द मोस्ट पोटेंट एंटीबायोटिक विच प्रमोट लोअर डोज ऑफ ड्रग एंड अकम्पेनिंग कैटाइंस।
अब यहाँ जो बात है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए कि पोटेंट एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए। वो एंटीबायोटिक जो बहुत ही कम मिकदार में क्या करे, अच्छा काम करे, ठीक है। जब बहुत ही कम मिकदार में काम करेगी तो मतलब क्या हो, इसके साथ जो जाएंगे बहुत ही कम आयन जाएंगे, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन बहुत ही कम जाएंगे, तो टॉक्सिसिटी का रिस्क होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट विद एक्वस पेनिसिलिन जी हैव अ हाई पोटेशियम लोड विच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मॉनिटरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो पेनिसिलिन जी है हमारे पास, ठीक है, इसको बॉडी में देते हैं पोटेशियम सॉल्ट की फॉर्म में देते हैं, पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। तो बॉडी में पोटेशियम सॉल्ट की अमाउंट क्या हो गई, हाई हो गई। तो अगर इसको हॉस्पिटल में यूज़ करें, आईवी की फॉर्म में यूज़ करें, तो कंटिन्यूसली पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना चाहिए कि पोटेशियम आयन बॉडी में कितना है अब, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पोटेशियम आयन हमारे पास हाई हो गया तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकते हैं, मसल वीकनेस कॉज कर सकते हैं, और हार्ट का जो रिदम है उसको भी डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। तो इसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। आगे लिखा है हमारे पास, दिस सेम इज़ ट्रू फॉर टाइकरकिलीन विच हैज़ अ हाई सोडियम लोड। अभी जो टाइकरकिलीन है हमारे पास पेनिसिलिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। अब ये जो बॉडी में देते हैं, ये बॉडी में देते हैं सोडियम आयन की फॉर्म में, सोडियम सॉल्ट, यानी कि सोडियम सॉल्ट मिक्स करके देते हैं, ठीक है। तो बॉडी में जब गया तो ये सोडियम आयन की जो मिकदार थी बॉडी में हाई हो गई। अब सोडियम आयन क्या क्या कॉज कर सकते हैं, हम जानते हैं कि सोडियम आयन में सलाहियत, तो सोडियम आयन क्या करता है, बॉडी में पानी को खींचता है, ठीक है। पानी को खींचेगा यानी कि क्या हो जाएगा, खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब खून का वॉल्यूम, खून की अमाउंट बढ़ गई तो हार्ट पे क्या पड़ेगा, हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, यानी कि हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा तो मतलब क्या हो गया, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ा है, हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और इनडायरेक्टली ये एरिथमिया भी कॉज करता है, एरिथमिया भी कॉज करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा लेक्चर था एडवर्स इफेक्ट है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क।